गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल सेशन किया था हॉर्टिकल्चर का, जिसमें हम लोगों ने 1.5 घंटे में यानी कि 1.5 आवर में पूरा सेमेस्टर का देखा था, रिव्यू किया था। और आप लोगों का आज एग्जाम था, तो जिन लोगों ने भी कल क्लास अटेंड किया होगा उनका एग्जाम निश्चित रूप से आज बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि इतना अच्छा जाएगा। बट फिर भी जो मैंने पढ़ाया था एग्जैक्टली उसी में से क्वेश्चन आया था। और जिस क्वेश्चन को, जैसे कि माइक्रो प्रोपेगेशन हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, मैंने बोला था कि 100% ये कल आएगा, तो सभी क्वेश्चन 100% आया था। ठीक है, अब हम लोग का जो कल एग्जाम है उसका हम लोग शॉर्ट रिव्यू करेंगे, तो आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कल एग्जाम आपका निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा जाएगा। तो देखिए, हम लोग का आज का टॉपिक क्या है। हम लोग का आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है बच्चों, हम लोग का टॉपिक क्या है, फंडामेंटल ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अगर हम लोग बात करें इस पे, तो देखिए हम लोग का यही टॉपिक है। ठीक है बच्चों, क्या टॉपिक है हम लोग का, रूरल सोशियोलॉजी। क्या है, रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, और दूसरा क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, आइए अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आप लोग से करने जा रहा हूं अभी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े हुए, मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह उसको इतने अच्छे ढंग से लिखेंगे कि टीचर कुछ ना कुछ नंबर हमको दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्लियर है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो हमारा कोर्स है, ये किसका है, एक्सटेंशन का है। तो हम लोग को समझना होगा कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। तो आम बोलचाल में देखिए बच्चों, जो हमारे पास नॉलेज है, जो नॉलेज स्कूल कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उसी को आम लोगों के पास, स्पेशली वैसे लोगों के पास जो ग्रामीण परिवेश में, रूरल एरिया में रह रहे हैं, इस तरह से पहुंचाया जाए ताकि वो उन नॉलेज को एक्सेप्ट कर ले और अपने डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन का यही पार्ट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कहाँ से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो कल आप लोग का जो भी एग्जाम होने वाला है ना, निश्चित रूप से वो एग्जाम में वही सब चीज पूछा जाएगा जो आपके आसपास घटित हो रहा है। तो इसलिए आप लोग कॉमन सेंस से कल का एग्जाम सबसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आइए अब वन बाई वन देखते हैं कि क्या हम लोग का है टॉपिक। तो देखिए, पहला टॉपिक है रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि सोशियोलॉजी क्या होता है। तो सिंपल मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि देखिए, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समाज शास्त्र। ठीक है, और यहाँ जो ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, सोशियोलॉजी बच्चों, ये सोशियोलॉजी लिया गया है सोशस से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सोशियोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी में दो टर्म है, इसको आप लोग ध्यान लिखिएगा क्योंकि ये कल पक्का पूछेगा ही पूछेगा। सोसाइटी, सोशियो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सोसाइटी। और दूसरा लोजी है, ये लिया गया है लोगोस से। क्या हो गया है, लोगोस से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लोग सोशियोलॉजी को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी, दैट्स ऑल। अब हमको डिफाइन करना है रूरल सोशियोलॉजी को, तो कैसे बोलेंगे, स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। और अच्छे से बोलना है तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, बताइए कैसे बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज इज नोन एज सोशियोलॉजी। क्योंकि रूरल एरिया में कैसे लोग आते हैं, जो विलेज में आए हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को ना हम लोग रूरल पीपल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है, वो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। अब देखिए, कोई रूरल पीपल है जो ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, उनको हम लोगों को कोई भी चीज डिलीवर करना है, तो सबसे पहले तो आपको उनका माइंडसेट पढ़ना होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब वहां जाके आप इंग्लिश में बोलने लगेगा, कोई मतलब नहीं है, वहां जाके आप हिंदी में भी बोलिएगा तो भी लोग आपको उतना नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके लोकल लैंग्वेज में आप बात कीजिएगा ना, तो आपको निश्चित रूप से सुनेंगे। तो उनको अगर आपको एजुकेट करना है तो उनके साइकोलॉजी को आपको समझना होगा, यानी उनके मनोविज्ञान को समझना होगा।
तो ओवरऑल हम लोग का यही टॉपिक है कल के एग्जाम का, जिसको अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छा बात है ना कि ये काफी आसान है। कल का पेपर काफी आसान पेपर है। आज जो हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर का पेपर दिया उससे तो निश्चित रूप से जो ये पेपर है वो आसान है। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। ये सब आपका लेसन है। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने मटेरियल पे। ठीक है बच्चों, आइए अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा शुरू हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, कल आप लोग के एग्जाम में आएगा, आप लोग अपने पेपर में लिखिएगा। जैसा कि मुझे बताया गया कि जो भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि हिंदी बोलने का या हिंदी में ही समझाऊँ। आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। घर में साग सब्जी आप लोग खाते हैं ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं ना है, सब कोई साग सब्जी खाता है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा ना, साग सब्जी याद रहेगा ना। तो चलिए उसी से मैं आपको बता देता हूँ। साग सब्जी खाते हैं ना, तो साग को हम लोग इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, SAC, साग लिख सकते हैं। अब S से क्या हो जाएगा बच्चों, सोशियोलॉजी। S से क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी। और AC से क्या हो जाएगा, अगस्ट कोम्टे। क्या हो जाएगा, अगस्ट कोम्टे। तो ये याद रहेगा ना, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कोम्टे। यहां से ये चीज हम लोगों ने जान लिया। ये पक्का कल के एग्जाम में आप लोग को लिखना होगा कि जो सोशियोलॉजी के पिता हैं, यानी जो समाज शास्त्र के पिता हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, अगस्ट कोम्टे। तो निश्चित रूप से ये अगस्ट कोम्टे हो गए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र के पिता। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फिर एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, सोशियोलॉजी 2 शब्द से बना हुआ है। ये ग्रीक का शब्द है। ठीक है, देखिए ग्रीक का लोगोस है, लैटिन का सोशियस है, 2 शब्दों से बना हुआ है। सोशियस का मतलब क्या होता है, कंपेनियन, या फिर इसको सोसाइटी बोलिए, ज्यादा अच्छा है, आप लोग के दिमाग में रहेगा। ठीक है, लोगोस का मतलब स्पीच या रीजनिंग नहीं होता है, ये सही नहीं है, गलत तो नहीं बोलेंगे बट ये ज्यादा सही नहीं है। इसका मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। ये जनरल टर्म है, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, हर में लोगोस लगा हुआ है ना। तो इस तरह आप लोग अब समझ गए कि सोशियोलॉजी क्या होता है, रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है। अब हम लोग फर्दर देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे अब देखते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो अब आप लोग आराम से डिफाइन कर सकते हो, रूरल सोशियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सोसाइटी ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी बोल दोगे, हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन। अब इसमें बहुत सारा डेफिनेशन है, उसका आपको कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बता दिया उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उतना ही डेफिनेशन से आपका सब कुछ हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे एक टर्म है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि रूरल सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए रूरल सोशियोलॉजी मेनली 3 एरिया, कितना 3 एरिया पे फोकस करता है। कौन सा जैसा मैंने आपको देखिए लेक्चर के पहले ही बताया ना, ओवरऑल हम लोग का एम क्या रहेगा, जो भी हमारे पास एजुकेशन है ना, उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्टेबल वे में रूरल पीपल को बता दे। तो 3 एरिया वही होगा। देखिए, एक्युमुलेशन एंड यूज ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड यूज इट फॉर सॉल्विंग द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। दूसरा क्या हो जाएगा कि इफेक्ट को डायरेक्ट करना, ताकि हम लोग सोशल जो रूरल सोसाइटी है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, सोशियोलॉजिकल नॉलेज एक्युमुलेट कर सके और उनके बेनिफिट के लिए यूज कर सके। और तीसरा क्या हो जाएगा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। तो निश्चित सा है जो हमारा नॉलेज है हम उनको उनके पास दे सके, ताकि वहां जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ सके और उनके प्रॉब्लम को सही ढंग से हम लोग सॉल्व कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, अब रूरल सोशियोलॉजी इट्स इंपॉर्टेंस टू एक्सटेंशन वर्क। अब देखिए एक्सटेंशन वर्क या एक्सटेंशन वर्कर क्या होते हैं। वैसा कोई भी आदमी, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी वाला, मतलब कोई भी आदमी हो सकता है, प्राइवेट आदमी हो सकता है, किसी कंपनी का आदमी हो सकता है। अगर वो एक्सटेंशन का काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन वर्कर। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक्सटेंशन 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक्स जिसका मतलब होता है आउट, और टेंसियो जिसका मतलब होता है स्ट्रेच। एक्सटेंशन है ना बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक्सटेंशन 2 शब्द से बना हुआ है। एक्स जिसका मतलब होता है आउट,
आप लोग मूवी भी जाते हैं तो देखते हैं ना, जब मूवी शुरू हो जाता है तो बंद रहता है सब कुछ, उसके बाद एक जगह बल्ब जलते रहता है, वहाँ क्या लिखा लगता है, एग्जिट। एक्स का मतलब ही होता है आउट, इसी एक्स से एग्जिट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ से बाहर जाइए तो एक्स जोड़ इट एग्जिट बना है सब। और टेंसियो, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेच आउट। टेंसियो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच आउट। फिजिक्स में आप लोग तो पढ़े भी होंगे ना, टेंशन, बहुत टेंशन हो रहा है, मतलब स्ट्रेचिंग हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास नॉलेज है ना, जो स्कूल कॉलेज में हम लोग अचीव करते हैं, उसी को स्ट्रेच करके रूरल एरिया तक पहुंचाना एक्सेप्टेबल में, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का अगला क्या है। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए ये इम्पोर्टेंस है, हालांकि सब आएगा धीरे धीरे, मैं सब आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, यहाँ है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजिकल इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। रूरल सोशियोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या इंपॉर्टेंट है और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, किस चीज से, एक्स, जिसका मतलब होता है आउट, और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेचिंग आउट। तो किस चीज का स्ट्रेचिंग आउट, अब यहाँ से हम लोग डिफिनीशन ये पता कर सकते हैं। टीचिंग रूरल पीपल हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग वे दैट इंप्रूव देयर फार्म, होम एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। वही बात है, ठीक है, कुछ नया इसमें नहीं है। नेक्स्ट में ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल आएगा ही आएगा। रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन में जो डिफरेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है। आइए इसको देख लेते हैं, ये क्या है। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन। रूरल सोशियोलॉजी मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने पहले आपको डिफिनीशन बताया, वही डिफिनीशन लिख देना है। स्टडी ऑफ सोसाइटी लिविंग इन द रूरल एरिया, और रूरल सोसाइटी नोन एज रूरल सोशियोलॉजी। और एक्सटेंशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। अब इनफॉर्मल क्या है, जो किसी के लिए जरूरी नहीं है, जो किसी के लिए आवश्यक नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, क्लास 1, 2, 3, 4 ये सब जो पढ़ाई हो गया ना, ये फॉर्मल एजुकेशन हो गया। लेकिन बिना स्कूल कॉलेज के बाहर आप जो भी सीखते हैं ना, वो आपका हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जैसे आप एज एक्सटेंशन वर्कर अगर किसी गांव में जाते हैं और वहां बच्चों को या फिर बूढ़े को या किसी भी ग्रामीण को कुछ भी बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट स्टडी द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल। रूरल सोशियोलॉजी के द्वारा आप क्या कोशिश करते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, उनका किसी चीज के प्रति एटीट्यूड यानी नजरिया क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उसको स्टडी करने का कोशिश करते हैं। जबकि एक्सटेंशन के थ्रू आप उस व्यवहार को क्या करते हैं, मॉडिफाई, परिवर्तन करने का कोशिश करते हैं, अगर वो व्यवहार सही नहीं है, जो ज्ञान आप उनको देना चाह रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पोलियो का ड्रॉप पिलाने जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा लोग बोलता है कि नहीं, नहीं पिलाना चाहिए, खराब है, तो निश्चित रूप से आपको पहले उनको जागरूक करना होगा। तो वो काम हो गया एक्सटेंशन का। और जो बिहेवियर और स्टडी के बारे में, एटीट्यूड के बारे में जो पहले आप स्टडी करेंगे, वो क्या हो जाएगा, रूरल सोशियोलॉजी का हो जाएगा। आइए फिर इसको फर्दर देख लेते हैं। फर्दर क्या कहता है, इट एनालाइजेज रूरल सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप, लीडरशिप और सोशल प्रोसेस। जबकि ये क्या करता है, ये फोस्टर करता है विलेज के ऑर्गेनाइजेशन को फेवरेबल बनाने में। मतलब आप एक्सटेंशन वर्कर अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, वहां जो भी मुखिया होगा या पंचायत में जो भी सरपंच होगा, उप मुखिया होगा, वार्ड मेंबर होगा, उनसे आपको मिलना होगा, ताकि आप वहां के लोगों को मानसिकता को एज इट इज समझ सके। तभी तो आप बेटर वे में जो आपको उनको डिलीवर करना है वो कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इट स्टडी सोशल सिचुएशन। जो सोशियोलॉजी के बात हम करते हैं, तो सोशल सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो वहां का सामाजिक परिवेश है, सोशल सिचुएशन, उसी को सामाजिक परिवेश बोलते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। बट यही बात करेंगे हम लोग एक्सटेंशन में, तो सोशल सिचुएशन को स्टडी करके जो सोशल डाटा हमको मिला, उस डाटा को इंटरप्रेट करके हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एक्सटेंशन में। देखिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला सोशियोलॉजी है वो स्टडी कर रहा है, मतलब वो क्या है, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, और जो दूसरा एक्सटेंशन है ये उसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है, ये सोशियोलॉजी के थ्रू आप इन्वेस्टिगेट करते हैं सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, और एक्सटेंशन के थ्रू आप उनको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, डिफरेंसेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। अब ये कह रहा है ना कि आप बताइए, ग्रामीण जो भी सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है,
भारतीय ग्रामीण समाज है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं ना कि वहां पे एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा होगा, वहाँ जो भी लोग होंगे वो किस चीज पे डिपेंड होंगे, ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे, पशु मवेशी पे डिपेंड होंगे, यानी लाइव स्टॉक पे डिपेंड होंगे, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। मतलब आप लोग अपने समझ से इसका पूरा का पूरा आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंसेज एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। अब कह रहा है शहरी समाज और ग्रामीण समाज, उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, तो ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्या क्या इसमें आपको जानना चाहिए, जो कल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं देख लेता हूं। चलिए आइए, यहाँ पे एक डेफिनेशन है उसको हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या ये यहाँ पे पूछा जा रहा है हम लोगों से, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेफिनेशन क्या होगा? अगर मान लीजिए कल से आपसे पूछ दिया गया डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, तो आप क्या लिखिएगा? सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? समाज। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं ना कि सोसाइटी उसको बोलेंगे जहां ग्रुप ऑफ पीपल होंगे और साथ ही साथ उनमें कैसा भावना हो, एसोसिएशन की भावना हो, उन्हीं को हम बोलेंगे सोसाइटी। जैसे मान लीजिए आप सोनपुर में रह रहे हैं, ठीक है, बिहार में सोनपुर है, सोनपुर में आप रह रहे हैं, तो सोनपुर के जो लोग होंगे वहां के जिस परिवेश में, जिस गांव में रह रहे हैं, उस सोसाइटी से आपको बिलोंगनेस फील होगा। अगर वहां किसी को कुछ फील होगा ना तो उसको आप महसूस कर पाइएगा और उसके प्रति आप सेंसिटिव हो जाइएगा। मतलब क्या बोला जाए कि वहां सबसे पहले तो सोसाइटी होने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, दूसरा क्या, उनमें टुगेदर बिलोंगनेस का भावना होना चाहिए और कलेक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए। अभी देखिए रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, बट हम लोग उससे उतना ज्यादा नहीं अटैच है, तो वो हमारा सोसाइटी हुआ क्या? वो हमारा सोसाइटी नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो यही हो गया आपको सोसाइटी। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, लोग सीधे सीधे किस चीज पे निर्भर होंगे? एग्रीकल्चर पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एग्रीकल्चर शुड बी मेन ऑक्यूपेशन। और कास्ट, ज्यादा जातिवाद कहाँ होता है? शहर में होता है कि गांव में होता है? गांव में ही होता है ना, तो वहां कास्ट सिस्टम डोमिनेंट होगा। तो देखिए सेकंड, कास्ट इज डोमिनेंट। एग्जाम में आएगा तो आप ये सब लिख सकते हैं। रिलीजियस और कास्ट का ज्यादा कहाँ पे वैल्यू देता है लोग? ग्रामीण परिवेश में ही, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद वहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो रूरल सोसाइटी होता है वो गांव में बटा होता है और ईच एंड एवरी गांव एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। वहां पे पंचायत के थ्रू गवर्नमेंट जो भी है उसको आप लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, उसको आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज आप लिख सकते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रूरल सोसाइटी इज सेल्फ सफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उनके पास आ रहा है उसी पे डिपेंड हो रहेंगे, ठीक है, जो उनका प्रोड्यूस होगा उसी के थ्रू वो अपना सारा काम करना चाहेंगे। मेनली तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्टिविटी पे ही उनका सारा का सारा क्या होता है? डिपेंडेंस होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। हाँ, सेंस ऑफ अटैचमेंट रहेगा सोसाइटी में, कहीं भी सोसाइटी होगा तो सेंस ऑफ अटैचमेंट रहेगा। आइसोलेशन, विलेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोलेशन, इसका मतलब क्या होगा? एक विलेज दूसरे विलेज से आइसोलेट होगा, मैं बता दिया हूं, वही बोला। होमोजीनिटी मतलब सेम नेचर का। गांव में क्या होता है, मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं वो क्या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं ना, तो होमोजीनिटी मतलब क्या हो गया? सब में समानता होगा। चलिए ऐसा रहता भी है, ठीक है। अब आइए डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। रूरल और अर्बन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहला तो डिफरेंस उनमें क्या हो जाएगा? पैसा का ही डिफरेंस हो जाएगा ना, कि मॉनेटरी, और दूसरा क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब आप लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, वो सही हो सकता है। आप कुछ भी में क्या लिखना है कि अगर हम लोग रूरल सोसाइटी का बात करें तो वहाँ मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। अगर हम लोग अर्बन कम्युनिटी का बात करें तो वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा बच्चों? अदर देन एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर छोड़ के और जो प्रोडक्ट ये है एक्टिविटी वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और हम क्या बोल सकते हैं? जो भी बात आप लोग को लगे ना कि ये हो सकता है वो आप लोग लिख सकते हैं। ग्रामीण परिवेशों में अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में क्या होता है? ग्रामीण समाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, जबकि अर्बन सोसाइटी में, शहरी समाज में क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। ये सब चीज आप लोग लिख सकते हैं। और क्या है वर्किंग में, देखिए यही सब चीज लिखा होगा, कुछ नया नहीं बताएगा। इसको आपको इंग्लिश में लिख देना है, बस इतना ही करना है, यहाँ कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। देखिए जनरल इन्वायरमेंट, रूरल कम्युनिटी जो क्या होगा? क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर होगा। निश्चित रूप से जो खेती पे डिपेंड होगा तो वो तो प्रकृति के ज्यादा सानिध्य में है ना, जबकि अर्बन कम्युनिटी क्या होगा? वो क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर ना होगा।
या आप ये भी लिख सकते हैं कि रूरल कम्युनिटी होगा ना वो मोर एक्सपोज टू नेचर, और ये क्या हो जाएगा लेस एक्सपोज टू नेचर। ये भी लिख सकते हैं कि रूरल कम्युनिटी क्या होगा, वहां पे पोल्यूशन कम होगा, अर्बन कम्युनिटी में क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन क्या होगा, फार्मिंग होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड होगा। लेकिन अर्बन कम्युनिटी में क्या लिख सकते हैं, नॉन फार्मिंग और नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड स्पेशलाइज्ड जॉब होगा। ठीक है बच्चों, ये सब चीज आप लोग लिख सकते हैं, यही सब चीज है, और कुछ इसमें नया कुछ नहीं बताएगा आपको। हाँ, अब देखिए मटेरियल पोजीशन का बात करता है, मतलब धन वेल्थ किसके पास ज्यादा होगा। निश्चित है जो अर्बन सोसाइटी में उनके पास फिजिकल वेल्थ ज्यादा होगा, और जो रूरल सोसाइटी में उनके पास ये क्या होगा, फिजिकल वेल्थ कम होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था डेंसिटी, तो रूरल एरिया में क्या होगा, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा, अर्बन एरिया में क्या होगा, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक और बात जो कि मैंने पहले बताया था फिर बता दे रहा हूं कि जब भी रूरल सोसाइटी की बात आएगी ना वहां पे होमोजीनस ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन अर्बन सोसाइटी की बात आएगी तो वहां हेट्रोजिनेटी मिलेगा। जैसे आपको मालूम चलेगा कि कोई आदमी है जो मोटर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, शहर में रह रहा है, जबकि कोई दूसरा आदमी है वो शहर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये डिफरेंसेस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, उसी को बोलते हैं हेट्रोजिनेटी। हेट्रो मीन्स क्या हो गया, डिफरेंस, और होमो मीन्स क्या हो गया, सेम। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हम लोग का अगला क्या है। ये बहुत सारा चीज है, आप लोग अपने से इससे लिख सकते हैं। कल्चर की भी बात करें तो सिंपल कल्चर मिलेगा, सेम कल्चर मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें ये अर्बन एरिया की तो वहां पे कल्चर हम लोग को डिफरेंट मिलेगा और हेटेरो कल्चर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। ये है सोशल ग्रुप, कि सोशल ग्रुप क्या होता है, तो इसलिए बच्चों इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, आइए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। अब देखिए सोशल ग्रुप के बारे में, तो सबसे पहले तो सोशल ग्रुप क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी हम लोग उसको एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए सोशल ग्रुप क्या है, एक्चुअली ये सोसाइटी का एक यूनिट है जिसके थ्रू सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होता है। तो सोशल ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सोशल ग्रुप इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी थ्रू विच सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड, उसी को हम लोग बोलेंगे सोशल ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब ग्रुप क्या है, ग्रुप के थ्रू हम लोग क्या लर्न करना है, ग्रुप इज ए मीडियम थ्रू विच वी लर्न कल्चर, हम लोग क्या लर्न करते हैं, कल्चर। अब आइए डिफिनीशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप को हम लोग कैसे डिफिनीशन करेंगे। जैसे देखिए कहीं अगर 2 आदमी रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 आदमी है। ठीक है, समूह या भीड़ किसको बोलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब इकट्ठा हो जाए उसी को ना हम लोग ग्रुप बोलेंगे। तो डिफिनीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज टुगेदरनेस ऑफ 2 और मोर देन 2 पीपल। तो देखिए उसी को ये डिफाइन भी हम लोग कर सकते हैं, चिदम्बर है जिन्होंने डिफाइन किया है, सोशल ग्रुप इज ए यूनिट ऑफ 2 और मोर पीपल इन रेसिप्रोकल टू इंटरेक्शन एंड इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। तो हम लोग इस तरह सोशल ग्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल हैविंग इंटर रिलेशन विथ ईच अदर इन विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कब फॉर्म्ड होगा, जब मोटो सेम रहेगा तभी ना ग्रुप फॉर्म होगा। मान लीजिए आपका मोटो है कि डेमोक्रेसी को अच्छा करना है, किसी का मोटो है कि नहीं हमको डेमोक्रेसी नहीं हमको ऑटोक्रेसी चाहिए, तो निश्चित रूप से ये 2 विचारधारा वाले लोग ग्रुप बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं ना। तो जब भी ग्रुप का डेफिनेशन लिखिएगा आपको 2-3 बात ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात क्या रखना है कि 2 से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए तभी वो ग्रुप डिफाइन होगा। दूसरा आपको क्या होना चाहिए, उन लोगों के पास आपस में इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए, किसमें, कम्युनिकेशन और बिहेवियर में। तो डिफिनेशन का जब भी दीजिएगा ना ग्रुप का तो ये 2 बात आप ध्यान रखिएगा। अब ग्रुप में मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कल आपसे पक्का ग्रुप पूछा जाएगा। अब फर्दर हम लोग ग्रुप का टाइप देखेंगे, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, सोशल ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप है उसको हम लोग देखेंगे, तो इसलिए कल ये पक्का आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखिए टाइप ऑफ ग्रुप क्या है। टाइप ऑफ ग्रुप वो हम लोग देख लेंगे प्राइमरी ग्रुप से। देखिए इसको थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग के ध्यान में रहेगा अगर पूछ दे टाइप ऑफ ग्रुप। तो अगर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग टाइप करें तो ग्रुप को 2 टाइप में बांट सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप, इन एंड आउट ग्रुप, लोकेलिटी ग्रुप, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप। अब कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो ये इतने में से ये ज्यादा है कि ये दो ग्रुप पूछा जाए, प्राइमरी सेकेंडरी फॉर्मल इनफॉर्मल। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कुछ नहीं है ग्रुप, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ग्रुप में अगर आप अपनी इच्छा से शामिल होते हैं ना तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री ग्रुप। वॉलेंट्री का मतलब ही होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक समूह इसका हिंदी हुआ। और किसी भी ग्रुप में आप बिना अपनी इच्छा से शामिल होते हैं तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक ग्रुप, अनैच्छिक समूह। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, आप खेलते हैं प्ले ग्रुप, तो प्ले ग्रुप कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? वॉलंटरी ग्रुप का, क्योंकि आप अपनी इच्छा से उन बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं ना, तो ये कैसा हो जाएगा? वॉलंटरी हो जाएगा। लेकिन फैमिली कैसा हो जाएगा? इनवॉलंटरी हो जाएगा, क्योंकि फैमिली में आप अपनी इच्छा से तो पैदा नहीं ना हुए, वो तो बाई नेचर आप वहां पैदा हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो भी काम अपनी इच्छा से करेंगे ना वो क्या हो जाएगा? वॉलंटरी ग्रुप। जैसे एक ग्रुप बनाया गया दुर्गा पूजा समिति के लिए, तो उसमें आप शामिल हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वॉलंटरी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और इसके अगेंस्ट में जो भी होगा, जो आप अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, आइए अब इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कल क्वेश्चन पक्का रहेगा, तो इसको देख लीजिए। अब तक मैं जितना पढ़ाया और ये टॉपिक सिर्फ इतना ही करके जाइएगा ना तो पास मार्क्स आपको कल के एग्जाम में पक्का आ जाएगा, उसमें कहीं कोई सोचना नहीं। इसके बाद और पढ़िएगा तो उससे ज्यादा आएगा। जैसा कि कल के सेशन में हुआ था कि सब उसी से आ गया था, उस तरह आज के सेशन में भी हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों? और कुछ आप लोग का डाउट हो तो कॉमेंट में बताइए, मैं अभी उसको सॉल्व कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चों? कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए अब देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप देखिए, प्राइमरी ग्रुप जब भी होगा ना तो छोटा साइज में होगा। छोटा मतलब क्या? कितना संख्या। यूजुअली हम लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रुप में अगर 20 या 20 से कम आदमी हो तो उसको प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 20 या 30 बोल सकते हैं, या 30 से ज्यादा बोलेंगे तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब आप देखिए, अब कॉमन सेंस का बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्राइमरी ग्रुप जहां भी होगा तो वहां फेस टू फेस कॉन्टेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें 20 लोग हैं, तो निश्चित सा बात है ना कि 20 लोग आपस में फेस टू फेस कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप का बात करेंगे जहां 500 लोग हैं, तो निश्चित रूप से क्या हुआ? फेस टू फेस कांटेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अब आपसे एग्जांपल पूछा जाए, प्राइमरी ग्रुप, आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, वहां पे क्या है? ग्रुप क्या है? कम है ना नंबर, तो प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। लेकिन आप किसी बारात में चले गए, प्रोसेशन में चले गए, मैरिज सेरेमनी में चले गए, वहां 500 आदमी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप हम लोग किस बेसिस पे बोल सकते हैं? नंबर के बेसिस पे बोल सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? और ज्यादा कांटेक्ट किसमें होने का चांस ज्यादा है? प्राइमरी ग्रुप में। और कम कांटेक्ट होने का चांस किसमें है? सेकेंडरी ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ पीपल बढ़ जा रहा है। हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? स्मॉल होता है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? लार्ज होता है। और प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? यूजुअली ये परमानेंट इन नेचर होता है, और सेकेंडरी ग्रुप यूजुअली टेम्पोररी इन नेचर होता है। जैसे अभी मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, आप उसमें भी सोच सकते हो, स्कूल तो डेली जाना होगा ना, लेकिन शादी का मैंने एग्जांपल दिया आपको सेकेंडरी ग्रुप में, तो क्या उसके बाद तो फिर वो जो लोग आए थे फिर वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई ठीक नहीं है। आया बात समझ में? और फैमिली हमारा क्या हो जाएगा? आप बताइए इसी आधार पर, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो निश्चित रूप से हमारा फैमिली क्या हो जाएगा? प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। और उसके रिस्पेक्ट में अब हम लोग बात करें, जैसे हमारा देश, पूरा देश, वो उस समूह का हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। तो यही चीज है, अब आप लोग लिख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, वो भी है, देखिए ये भी बड़ा अच्छा ग्रुप है, और ये आएगा, इसको आप लोग फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप पूछेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप क्या है वो पूछेगा। ठीक है? तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप क्या हो जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ते हैं बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल ग्रुप। ठीक है? और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में आप ऐसे ही चले गए बिना किसी लॉ के, बिना किसी रूल के, रेगुलेशन के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है? जैसे मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां जो मुझे बच्चों का ग्रुप मिला वो क्या होगा? वो प्राइमरी ग्रुप होगा। संख्या कम है तो प्राइमरी ग्रुप होगा। साथ ही साथ वो क्या होगा? फॉर्मल ग्रुप होगा, क्योंकि मैं वहां बाय लॉ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है बच्चों? इसके विपरीत अभी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूं, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? ये इनफॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि हमारे आपके बीच में किसी तरह का कोई लॉ नहीं है। मैं अभी क्लास अगर यहाँ क्विट भी कर दूं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल ग्रुप। अब इसी को हम लोग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। अब आइए, अब इस चीज को देखिए,
जो फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, लेबर यूनियन। लेबर यूनियन में अगर कोई जुड़ेगा तो फॉर्मल ग्रुप में, मजदूर संघ में तो नियम से ही जुड़ेगा ना मजदूर संघ में। उसी तरह पंचायत समिति का कोई सदस्य बनना चाहता है तो वो भी बाय लॉ बनेगा। स्टूडेंट यूनियन में कोई जाना चाह रहा है तो वो भी बाय लॉ जाना होगा। लेकिन फैमिली इनफॉर्मल है, यहाँ कोई लॉ आपको नहीं चाहिए। फैमिली में एज इट इज आप हैं तो हैं, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं आपको लाना पड़ेगा उस ग्रुप में आने के लिए। फ्रेंडशिप ग्रुप क्या हो जाएगा, प्ले ग्रुप क्या हो जाएगा, ये सब इनफॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वॉलंटरी ग्रुप और इनवॉलंटरी ग्रुप मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपने विश और अपने इच्छा और अपने चॉइस से आप अगर किसी ग्रुप का सिलेक्ट कर रहे हैं दैट इज वॉलंटरी ग्रुप। और इनवॉलंटरी क्या हो जाएगा, जो ऐसे ही मैं आपको बताया जैसे आपका फैमिली हो गया, जो आपके पड़ोसी हो गई, नेबरहुड, ये भी क्या होगा, इनवॉलंटरी। अब आपके चॉइस में थोड़े है कि आपका पड़ोसी कौन सा होगा, ये तो आपके चॉइस में नहीं है। अगर आप वहां रह रहे हैं तो हाँ, नया जगह रहने जाए तो फिर वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल ग्रुप, वर्टिकल ग्रुप। आइए शॉर्ट में इनको भी बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शब्द आप लोग सुने रहिएगा। तो मान लीजिए टाइप ऑफ ग्रुप ही पूछ दे तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं ना बहुत सारा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, वर्टिकल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। तो ये सब सुने रहिएगा तभी ना कल पेपर भरने के भी काम आएगा। अब सुने ही नहीं रहिएगा तो कल तो दिक्कत हो जाएगा ना। वैसे भी मैं तो काफी टेडियस टास्क कर ही रहा हूँ, 6 महीने का कोर्स एक दिन में पूरा करना टफ है, लेकिन फिर भी कल का पेपर देख के लगा कि हो रहा है और आप लोग अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है बच्चों। तो आइए इन ग्रुप, आउट ग्रुप मैं बता दे रहा हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप में भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी बहुत आसान है, क्या रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अगर ग्रुप में जो भी पीपल है ना वो लाइक वाइज है, किस चीज में, पैसा में देखा जाए, सोच में देखा जाए, बिहेवियर में देखा जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। मतलब मैं एक ऐसा ग्रुप बना रहा हूं जिसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं है, एक ऐसा ग्रुप बना दिया जिसमें सिर्फ टीचर नहीं है, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। इसके विपरीत एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जिसमें कोई डॉक्टर है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई स्टूडेंट है, कोई लेयर है, कोई मोटिवेटर है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल ग्रुप। यानी ए लाइक, आपको हॉरिजॉन्टल ग्रुप में क्या याद रखना है, ए लाइक और सिमिलर इन स्टेटस, पोजीशन, क्लास सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे कास्ट, कास्ट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का बात करूंगा तो निश्चित रूप से उसी कास्ट वाले आदमी ना आएंगे, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, वर्टिकल ग्रुप में हमारा देश इंडिया, ये क्या है, वर्टिकल ग्रुप है, हर तरह का आदमी है, एक जाति का है, दूसरे जाति का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, सब है ना, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वर्टिकल ग्रुप। आइए नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख लेते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब क्या है और आउट ग्रुप का मतलब क्या है। देखिए इन ग्रुप का मतलब क्या है, में, समूह में, जिसमें आप बिलोंगनेस फील करें ना उसको सबको इन ग्रुप बोलेंगे, जिसमें बिलोंगनेस नहीं फील करें ना उसको आउट ग्रुप बोलेंगे। जैसे माई फैमिली, ये इन ग्रुप हो गया मेरे लिए, योर फैमिली वो मेरे लिए आउट ग्रुप हो गया, समझिए। माई नेबर ये मेरे लिए इन ग्रुप हो गया, योर नेबर वो मेरे लिए क्या हो गया, आउट ग्रुप हो गया। मतलब इन ग्रुप और आउट ग्रुप जो ये किया गया है, ये क्या बोले डिवीजन किया गया है, ये पर्सनल फीलिंग के आधार पे, पर्सनल इमोशन के आधार पे ये डिवीजन है, ठीक है। इन देखिए नाम से स्पष्ट है, पूरे के पूरे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा, पूरे के पूरे एक्सटेंशन में, पूरे के पूरे सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन है ना वही आपका आंसर है। उस क्वेश्चन में जैसे इन ग्रुप, समूह में, मतलब जिस समूह में आप फील करें कि हाँ हम इस समूह में है, वो सब एग्जाम्पल हो जाएगा इन ग्रुप। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपका फैमिली और राकेश का फैमिली, तो आप किस में ज्यादा महसूस कीजिएगा खुद को, अपने फैमिली में, तो आपका फैमिली यानी माई फैमिली आपके लिए क्या हो जाएगा, इन ग्रुप, और राकेश का फैमिली आपके लिए क्या हो जाएगा, आउट ग्रुप। तो पर्सनल फीलिंग के आधार पर, ठीक है। स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, इसमें कुछ बताना नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी बोला था वही याद रखिए। लेस देन 30 हो जाए तो स्मॉल बोल दीजिए, 30 से ज्यादा हो जाए तो लार्ज हो जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि 30 ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लोकलिटी ग्रुप क्या है, लोकल एरिया में जो ग्रुप बनेगा उसको आप लोग लोकलिटी ग्रुप बोलेंगे। ये सब आम बोलचाल वाला है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, कुछ है नहीं। रेफरेंस ग्रुप क्या है, अगर किसी ग्रुप का रेफरेंस देते हैं तो उसको रेफरेंस ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया है। हाँ, ये क्लास एंड कास्ट सिस्टम है, इसको हल्का देखेंगे, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि ये क्या है। अगर कल के एग्जाम में थोड़ा पूछ ले तो आप लोग लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। हालांकि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कास्ट और ये क्या होता है। आइए हम लोग सोशल मोबिलिटी स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए यहाँ बात करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेटा मतलब क्या होता है, लेयर।
उसी तरह समाज में भी लेयर बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें पैसों की तो वहाँ क्या बोल सकते हैं, गरीब परिवार, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार और उच्च परिवार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी इनकम दे आर गोइंग टू अर्न, ये हो गया। अगर हम जाति की भी बात करें तो क्या बोल सकते हैं, जो लो कास्ट, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, ये सब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं अभी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, रूरल एरिया में ये डिफ्रेंशिएशन है और इसी को हम लोग को पढ़ना है, समझना है और कैसे दूर किया जाए, इसी को हम लोगों को क्या करना है, अपने पूरे पढ़ाई से इस तरह से उन लोगों को बताना है कि इस चीज को दूर किया जा सके। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो हमारा समाज डिफरेंट लेयर में बटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, इनकम, इसी को हम लोग बोल दिए क्या, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब आता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब है, सोशल मोबिलिटी का मतलब है यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह एक स्टेटस से उठ के दूसरे स्टेटस में चला गया, उसी को बोलेंगे क्या, सोशल मोबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई गरीब घर का लड़का, वो पढ़ लिख के IAS बन गया, तो निश्चित रूप से वो लोअर क्लास फैमिली से अब हायर क्लास में चला गया ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। मान लीजिए कोई इंटर कास्ट मैरिज कर लिया, तो अब तो उसका कास्ट नहीं रहा ना, तो ये क्या हो गया, ये सोशल मोबिलिटी का एग्जांपल है ये सब, ठीक है बच्चों। अब देखिए कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम। कास्ट सिस्टम तो आप लोग जानते हैं, क्लास सिस्टम तो बता ही दिए ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, यही सब है, ठीक है। आइए फिर थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको। अगर क्लास का फीचर पूछे तो आप लोग को क्या लिखना है, जो बताया हूं वही लिखना है, उसी को देख लीजिए। हायरार्की ऑफ स्टेटस, ठीक है। हायरार्की ऑफ स्टेटस मतलब समझ गए ना कि उसका समाज में स्टेटस क्या है, ज्यादा है कि कम है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो समाज में उनका स्टेटस क्या है, ज्यादा है। कोई मजदूर है तो कम है। तो ये सब वे है जिसके थ्रू हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। दैट इज द सोशल क्लास का क्या है, 3 फीचर। रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। इसी स्टेटस के आधार पे हम बोलते हैं ना कि वो आदमी सुपीरियर है मतलब ऊंचा है, और ये आदमी इंफीरियर है मतलब नीचा है। चेंज एंड मोबिलिटी इज प्रेजेंट। हाँ, तो ये कोई बात नहीं है कि जो गरीब है वो जिंदगी भर गरीब रहेगा, जो अमीर है वो जिंदगी भर अमीर रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए मोबाइल का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसी मोबाइल का मतलब बता रहे हैं। मोबाइल का मतलब होता है ना, जो मूव कर सके उसको मोबाइल करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर हम लोग का मोबाइल कहाँ मूव करता है, अरे आपका मोबाइल नहीं मूव करता है, लेकिन मोबाइल के थ्रू आप कनेक्ट तो हो सकते हो ना पूरे वर्ल्ड से। अभी आप मोबाइल के थ्रू गूगल इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो। अभी हम लोग जो देख रहे हैं क्या है, इंटरनेट गूगल हम लोग को मोबाइल के थ्रू से होना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोबिलिटी। तो यही सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जा सकता है। ये लोअर टू अपर भी हो सकता है, अपर टू लोअर भी हो सकता है, अपर क्लास टू लोअर क्लास भी हो सकता है, अपर कास्ट टू लोअर कास्ट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लो इनकम टू हाई इनकम भी हो सकता है, हाई इनकम टू लो इनकम भी हो सकता है। ये सब आप कल के एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, यही लिखना है। अब देखिए कास्ट। कास्ट का मतलब क्या है, अगर कास्ट का डेफिनेशन पूछ दे आपसे तो वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए कास्ट इज ए सोशल कैटेगरी। कास्ट क्या है, सोशल कैटेगरी है, मतलब एक सामाजिक कैटेगरी बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें मेंबर असाइंड होते हैं परमानेंट स्टेशन within a given social hierarchy and whose contexts are restricted accordingly. Caste is a closed class, ठीक है। मतलब देखिए जो बात अभी तक हम लोग हिंदी में जानते हैं ना, वही यहाँ पे इंग्लिश में कह रहा है कि कास्ट क्या है, एक सामाजिक कैटेगरी है, एक सामाजिक स्टेटा है, जिसमें जो मेंबर है ना उनको कुछ परमानेंट स्टेटस दे दिया जाता है कि हाँ तुम इस कास्ट के हो तो तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। रूरल एरिया में ये सब चीज ज्यादा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रूरल सोशियोलॉजी ही ना पढ़ रहे हैं ना बच्चों। देखिए द कास्ट इज द मोस्ट रिजिड। अब यहाँ बहुत अच्छा आप लोग को जाना चाहिए, कास्ट मोस्ट रिजिड कहाँ होगा, रूरल एरिया में ही होगा। अर्बन एरिया में रिजिडिटी आपको सबसे कम मिलेगा, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑफन रेफर टू एज वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्लोज्ड क्लास सिस्टम। और यही कास्ट क्लियरली टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये कास्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एग्जांपल में तो मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम। इसमें कुछ उतना है नहीं, सोशल इंटरेक्शन आप लोग जानते हैं। कास्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोई किसी कास्ट में कैसे जा सकता है, अपने दिमाग से भी आप लोग सीखते हैं। पहले तो बाय बर्थ हो जाता है, दूसरा अगर हम चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कोई अगर मुस्लिम है वो हिंदू होना चाहता है, तो फिर उसको क्या करना होगा, ठीक है, उसको धर्म परिवर्तन करना होगा ना। कोई हिंदू है वो कोई और धर्म है, तो ये क्या होगा, जैसे कास्ट सिस्टम पे जब भी हम बात करेंगे तो इसको क्या बाय लॉ
बाई बर्थ। सबसे पहले तो क्या होगा, बाई बर्थ ही हम उस कास्ट में आ जाएंगे ना। उसके बाद हम लोग चेंज करना चाहें तो हमको बाई लॉ चेंज करना होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कल्चर का डेफिनेशन आपसे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि ये क्या है, ठीक है। आइए देखिए, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको हम लोग देखेंगे। ये आप लोग जानते हैं पहले से ही, कल्चर। अब कल्चर का मतलब क्या, हम लोग बात करते हैं ना कि उसका कल्चर ही अच्छा नहीं है। हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कार। तो संस्कार बोला जाता है ना कि संस्कार हम लोग को कहाँ से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है। तो कल्चर का डिफिनीशन में भी हम लोग वही लिखेंगे और दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। कल्चर का मतलब वही होता है। देखिए, लर्नड बिहेवियर which has been organized into pattern and it's shared and transmitted among the member of society is known as culture। कल्चर का मतलब क्या हुआ, जो चीज आपके समाज में लोग सीखे हुए हैं और उसी चीज को आप सीख लिए या आप अपने बच्चों में या दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, दैट इज कॉल्ड कल्चर। जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, वहां पे क्या है, वहां पे धोती कुर्ता पहनना कल्चर है। तो वो देख रहा है कि मेरे बाप दादा भी धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी सोचता है हम लोग धोती कुर्ता ही पहने। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग ट्रांजिशन कल्चर चेंज वाले फेज में है, ठीक है। तो अभी कल्चर हम लोग का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जब भी हम लोग कहीं जाएंगे ना तो कल्चर लगभग फिक्स ही है। अगर हम लोग शहर में चले गए तो वहां आप बोलिए किसी को धोती कुर्ता पहनने के लिए, यूजुअली वो नहीं पहनेगा। हाँ, अगर कुछ वैसा एस्थेटिक रिलीजियस पर्पस रहा तो वो पहनेगा, अदरवाइज नहीं पहने। तो एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे देखिए मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल इसको समझिए। और घर में कोई छोटा बच्चा है, वो तो इसको देख रहा है ना, तो उसको तो नहीं ना बताना है कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या करता है। ये ऑलरेडी उसके कल्चर में ही आ जाएगा। इसी को हम लोग कल्चर बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में संस्कार बोलते हैं। दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ लर्न्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर which are transmitted from individual or group to other individual known as culture। मतलब आपको इसको हिंदी में समझ लेना है और इंग्लिश में लिख देना है। तो देखिए 3-4 बात इसमें आपको याद रखना है कल्चर के डिफिनीशन में। सबसे पहला क्या है आपको याद रखना है कल्चर के डिफिनीशन कि ये लर्न्ड बिहेवियर है। जन्म से कोई किसी कल्चर लेके पैदा नहीं होता है, वो अपने माँ बाप से सीखता है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि चलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया तो गरीब उसका कल्चर नहीं ना हुआ। उसका माँ बाप अगर अच्छे से पढ़ेगा, शिक्षित हो जाएगा तो उसको तो अच्छा जॉब मिलेगा ना, तो फिर बच्चा का परवरिश तो वही हो जाएगा ना, तो बच्चा का कल्चर उसी तरह का हो जाएगा। आया बात समझ में। तो देखिए 3-4 बात है जो आपको कल्चर के डिफिनेशन में याद रखना है। सबसे पहले तो ये लर्न बिहेवियर है, सीखने वाला व्यवहार में सीखा। दूसरा क्या है, इसका ट्रांसमिशन होता है कहाँ से, इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति से या व्यक्तियों के समूह से। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, वहां पे आपका फ्रेंडशिप सर्किल बन गया, तो फ्रेंडशिप सर्किल में जो भी चीज होगा वो तो आप में आएगा ही ना आएगा। अब मान लीजिए कोई है कि आपके घर में गाली देता ही नहीं है और अचानक से देखा गया कि आप गाली देने लगे, तो अरे भाई इसका संस्कार खराब हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो पैटर्न लर्न कर रहा है, ये निश्चित रूप से किसी ऐसे सिस्टम से कर रहा है जिस ग्रुप में ये चला गया है। आया बच्चों, तो ये कल्चर का डिफिनेशन हुआ। आप लोग इसको लिख सकते हैं, इतना बहुत है। इसको इंग्लिश में अब आप कल के एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। आइए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रोल ऑफ कल्चर इन एक्सटेंशन, इकोसेंट्रिज्म, ये सब नहीं पूछेगा, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉल्कवे मोल्स, हाँ ये पूछ सकता है, इसको हम लोग देख ले थोड़ा सा। हालांकि फॉल्कवे मोल ये भी नहीं पूछेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये कल आने का चांस है, इसको आप लोग समझिएगा। ये क्या है इसको समझिए, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बताने वाले हैं, आप लोग इसको जानते भी हैं। देखिए बात करता है टैबूज। टैबूज का मतलब क्या हुआ, टैबूज का मतलब क्या हुआ। यूजुअली गांव के परिवेश में आप लोग जाइएगा तो बोलेगा अरे बिल्ली रास्ता काट दिया अब नहीं जाओ, यही टैबूज है। मतलब गांव के लोगों के पास जो नकारात्मक बिलीफ सिस्टम उनके दिमाग में बैठ गया है, चाहे रीजन कोई भी हो, इवन शहर के लोगों के पास भी अगर ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया है तो उसको हम लोग टैबूज बोलेंगे। तो टैबूज आर निगेटिव बिलीफ इन आवर सोसाइटी। आया बात समझ में। अब ये भी कल्चर से ही आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब छोटा बच्चा है, देखिए ये टैबूज आखिर मैं क्यों आपको कल्चर में पढ़ा रहा हूँ। छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कि फादर कहीं बाहर जाने वाले हैं, मदर को छींक आ गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, 1 घंटा आधे घंटा बाद जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा तो सीख जाएगा ना कि छींक आना गलत बात है, छींक मारते समय बाहर नहीं जाना। कहीं हमको जाना है तो दही खा लेंगे,
तो अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये निगेटिव बिलीव नहीं है, ये पॉजिटिव बिलीव है, तो इसको हम लोग टैबूज में नहीं कंसीडर करेंगे। टैबूज में सिर्फ वही कंसीडर होगा जो निगेटिव बिलीव हो, ठीक है। अगर उस निगेटिव बिलीव का कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, साइंटिफिक कारण हो, तो फिर हम लोग उसको टैबूज कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो टैबूज का आप लोग एग्जांपल ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए यही है, जनरली द टर्म मोर इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव दैट आउट टू बी डन, बट द टर्म टैबू इज यूज्ड फॉर द निगेटिव एक्शन। टैबू किस चीज के लिए यूज होता है? निगेटिव एक्शन दैट नॉट आउट टू डू। जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, अब हमको नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा बिलीफ है, तो क्या होगा? टैबूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें बहुत सारा है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ईटिंग बीफ इन हिंदुइज्म, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए हिंदू में। अब ये पता नहीं हिंदू का ही एग्जांपल ज्यादा क्यों देते हैं, पर इससे कोई बात नहीं है, नहीं मुस्लिम का भी एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसा हिंदुओं में क्या है कि उससे कुछ खराबी हो जाएगा, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, किसी दिन अगले क्लास में हम बताएंगे। उसी तरह सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसा टैबू किसके बीच में बना हुआ है? मुस्लिम के बीच में। तो ये सब टैबूज है, ठीक है बच्चे। अब रिचुअल क्या होता है? रिचुअल होता है सर्टेन ओकेजन पे हम कुछ कहते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिचुअल। जैसे अगर हम बात करें छठ पूजा की, तो छठ पूजा में ऐसा मान्यता है कि हम लोग जो गंगा जल है उसी में खड़ा होके हम लोग को अर्घ देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? रिचुअल। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, ये है कि कस्टम, ट्रेडिशन, परंपरा हम लोग के कल्चर में ऐसा बना हुआ है कि ऐसे करते आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिचुअल बोलेंगे। ये कस्टमरी है, बोले ना कस्टम, तो कस्टमरी रिचुअल है सर्टेन सिचुएशन में। छठ बोले ना आपको, तो सर्टेन सिचुएशन ही होगा। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, बहुत नफासुला शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस हमको क्या करना है? कवर करना है ना बच्चों, तो इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ रिचुअल, ये आप लोग जानते हैं, वही सब होगा। देखिए ये रिचुअल का एग्जाम्पल है, दिवाली के दिन पटाखा फोड़ना, आप लोग को याद रहेगा। स्वतंत्रता दिवस का मनाना, रिपब्लिक डे का बनाना, ये सब नेशनल रिचुअल है, ठीक है, राष्ट्रीय रिचुअल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अब फर्दर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मोर्स टैबूज फोर्थ में, ये उतना नहीं है। हाँ, सोशल वैल्यू ये बहुत अच्छा है। वैल्यू का मतलब ये जान लीजिए, ये डेफिनेशन आपको कल शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू का मतलब क्या है, तो ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी चीज जो किसी के द्वारा चूज किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू। वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैल्यू को बच्चों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग डिजायर्ड और चूजन बाय समवन इज नोन एज वैल्यू। अब वैल्यू का महत्व हो जाएगा, लेकिन ये कल्चर में किस सेंस में है वो? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं ऑनेस्ट रहूंगा तो ये मेरा हो गया वैल्यू। अब ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट होना ये पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से चूज किया कि मैं क्या रहूंगा? ऑनेस्ट रहूंगा, तो ये क्या हो गया? वन ऑफ द टाइप ऑफ वैल्यू। आए बात समझे? जैसे ट्रूथ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, तो ये मेरा वैल्यू हो गया। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं झूठ बोलूंगा, तो ये भी वैल्यू हो गया, बट ये क्या हो गया? निगेटिव वैल्यू हो गया। आया बात समझ? तो वैल्यू मींस क्या? समथिंग विच इज डिजायर्ड बाय देयर ओन इंटरेस्ट इज नोन एज वैल्यू। ये पर्सन टू पर्सन वैल्यू क्या होगा? डिफर होगा, ठीक है बच्चों। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? एटीट्यूड। आइए एटीट्यूड क्या है? अब बहुत एटीट्यूड रहता है आजकल के बच्चों में, तो एटीट्यूड हम लोग को कम रखना चाहिए। आप लोग ऐसा बोलते हुए सुने हुए देखेंगे, अरे उससे मत बात करो, उसके पास तो बहुत एटीट्यूड है। तो वास्तव में ये एटीट्यूड जो बोलते हैं ना, ये गलत चीज है, वैसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। अब उसको इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हैं, बस वही पूरा का पूरा यहाँ आपको समझना है, ठीक है। अब नजरिया आपका नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, किसी चीज के प्रति हो सकता है। देखिए एटीट्यूड मतलब अभी समझ, अरे वो बहुत एटीट्यूड में रह रहा, ये बोलना ही गलत है। एटीट्यूड का मतलब होता है क्या? नजरिया। नजरिया सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो एटीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? बताइए एटीट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि एटीट्यूड में डिफाइंड है निगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज नोन एज एटीट्यूड। हमारा नजरिया किसी चीज के प्रति नकारात्मक भी हो सकता है ना, और सकारात्मक भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को हम लोग डिफाइन करने में क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना होगा?
पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों वर्ड यूज करना है। और दूसरा फीलिंग, और तीसरा साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज के प्रति आपका अपना एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है बच्चों, वैल्यू सिस्टम तो आपको बता ही दिया, जो वैल्यू बात किया उसी का अगर सेट फॉर्म ऑफ सिस्टम बना ले, दैट इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं मन लगा के पढ़ूंगा, ये पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रोल ऑफ वैल्यू सिस्टम इन एक्सटेंशन, बहुत ज्यादा रोल है वैल्यू सिस्टम का। अगर वैल्यू सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आप एक्सटेंशन वर्कर एज एक्सटेंशन वर्कर काम ही नहीं कर पाइएगा ना। अभी आपने सोचा कि नहीं मैं इस चीज को अच्छे से पहुंचा दूंगा रूरल पीपल के पास, लेकिन आप गए, कोई दिक्कत हो गया, तो फिर उसके बाद आप चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम है कि मुझको इस पर रिजिड रहना है, मुझको ये काम करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टू द रूरल पीपल और रूरल पर्सन। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोशल कंट्रोल, ये नहीं पूछना चाहिए। हाँ, अब मान लीजिए सोशल कंट्रोल, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आज के पूरे जो अभी मैंने क्लास लिया उसका क्रक्स है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी एग्जाम में आ गया, क्या कीजिएगा। जैसे सोशल कल्चर, इसके बारे में तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, और सोचिए मैं भी नहीं जानता हूँ कुछ, और कल एग्जाम में आ गया सोशल कल्चर, और मैं लिखने जा रहा हूँ सोशल कल्चर के बारे में, और देखिएगा मैं लिख दूंगा बिना कुछ जाने हुए, मैं सोशल कल्चर को लिख दूंगा, और देखिए कैसे। तो टॉपिक आ गया एग्जाम में सोशल कल्चर, कल ये आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं आता हो, और यकीन मानिए टीचर आपको नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि टीचर लिखे हुए पे नंबर देता है। सोशल कल्चर तो नहीं जानते तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सोशल कल्चर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सटेंशन, लिख सकते हैं ना। सोशल कल्चर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोसाइटी, लिख सकते हैं। या सोशल कल्चर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोसाइटी, ये लिख सकते हैं ना। पहला लाइन तो हो गया, फिर सेकंड लाइन क्या लिख सकते हैं, सोशल कल्चर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, हो गया। उसके बाद आप सोसाइटी का डिफिनीशन सोशल में डाल दीजिए जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और कल्चर का डिफाइन कर दीजिए, और दस बोथ आर टर्म्ड एज सोशल कल्चर। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब बिना कुछ जाने हुए अगर आपका परीक्षा हॉल में कुछ रट के नहीं गए और दिमाग शांत है तो आप बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं इस चीज का। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ रट के नहीं गए तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि आप रट के गए हैं ना बच्चों तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा अगला क्या है। ठीक है, लीडरशिप मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ लीडर। हाँ, लीडर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो चुनाव होता है ना, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी हाल के क्रम में यूपी में ओरिएंटेड चीज है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उस आधार पर पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब लीडर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए मत जानिए, आप लोग सोचिए क्या होगा। लीडर आप लोग अपने गांव परिवेश में किसका कहते हैं, जिसका किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ आदमी में दबदबा हो, धाक हो, या फिर वो आदमी उसका बात समझता हो, मानता हो, उसी को तो हम लोग नेता बोलते हैं ना। नेता किसको बोलेंगे, जिसको सब फॉलो करता हो। तो लीडर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीडर इज ए पार्टिकुलर पर्सन विच हैव इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट ऑन द अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज लीडर। सिंपल सा है। अब इसी को तो इंग्लिश में लिखना है। देखिए कल के एग्जाम में जिसका इंग्लिश अच्छा होगा ना उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जो भी आपके परिवेश में हो रहा है, जो आप देखते हुए बड़े हुए हैं, बस वही कल के एग्जाम में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया लीडर का। आइए अब देख लेते हैं, अब वही लीडरशिप क्या होगा, वो जो एबिलिटी है लीडर का उसी को हम लोग बोल देंगे लीडरशिप। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब इतना तो मैं आपको बता दिया जिससे कि आपको कल का एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। फिर भी देख लेता हूँ, कुछ और है तो बता देता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखिए ट्रेनिंग ऑफ लीडर पूछ दिया जाए कि लीडर को हम लोग कैसे ट्रेनिंग ऑफ ले लीडर, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ पूछ दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर पूछ दिए तो आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, पेज भर सकते हैं, नंबर आएगा। लीडर में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला बात वो आदमी इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, दूसरा बात उसका पर्सनालिटी व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तीसरा बात वो अच्छा वक्ता होना चाहिए, तभी तो अपनी बातों को रख पाएगा ना। तो अच्छा वक्ता, तो हमको वक्ता का स्पेलिंग नहीं मालूम है, याद इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो लिखिए ही शुड बी गुड स्पीकर।
और याद आए तो लिखिए ही शुड बी गुड ओरेटर, वक्ता के लिए हम लोग ओरेटर यूज कर सकते हैं। वो अच्छा पर्सनालिटी होना चाहिए, समाज में उसका इज्जत होना चाहिए। ही शुड बी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, चोर वोर नहीं होना चाहिए, थिप नहीं होना चाहिए, उस पर कोई निगेटिव चीज अटैच नहीं हो, वो कभी जेल नहीं गया। तो ये सब चीज आप लोग अपने से लिख सकते हो। देखिए वही सब चीज बताएगा, एक्सप्रेशन बोला ना, एक्सप्रेशन होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए, यही सब चीज है। आइए और हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ, यहाँ पे कुछ है नहीं। हाँ एजुकेशनल, अब आइए अब हम लोग का दूसरा होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो शॉर्ट में हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों की एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। चलिए अब तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ जो फॉर्मूला है कि कुछ भी आए उसको आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हो और उस तरह आंसर दे सकते हो। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। साइकोलॉजी इज नथिंग बट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब क्या है, मनोविज्ञान ही ना डिटरमाइन करता है कि वो बच्चा अभी कैसे स्टडी करेगा या नहीं करेगा। तो इसी के साइंटिफिक स्टडी को तो हम लोग ये बोलते हैं साइकोलॉजी बोलते हैं। देखिए सिंपल है, साइको मतलब क्या होता है मन, लोगोस मतलब स्टडी। ठीक उसी तरह वहाँ सोसिस मतलब क्या होता था, सोसाइटी, और लोगोस मीन्स स्टडी। सेम उससे कोरिलेट करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। इट इज द साइंटिफिक बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। इस तरह आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, सेम इसको भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, देखिए स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का या ग्रुप ऑफ का हमको नेचर आइडेंटिफाई करना है तो साइकोलॉजी स्टडी करके हम लोग कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस का नेचर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए हम किसी ग्रामीण परिवेश में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का साइकोलॉजी ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि किस तरीका से, किस प्रिंसिपल का यूज करके हम अपने एक्सटेंशन वर्क को उनको टीच करें ताकि वो लोग इसको अच्छे से समझ पाए। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, टेक्निक मालूम होना चाहिए, पर्सनालिटी ट्रेट मालूम होना चाहिए। तो ये सब हो गया साइकोलॉजी का। ठीक है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कितना है, हेरिडिटी क्या है, अचीवमेंट, मोटिवेशन होना चाहिए, ये सब साइकोलॉजी का हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन देके समझ जाइएगा। अब देखिए इंटेलिजेंसी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, इंटेलिजेंसी मतलब हुआ ना कि जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आप प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंसी इन सिंपल वर्ड्स। ऐसे तो अभी तो बहुत सारा चीज आ गया, आईक्यू आ गया, ईक्यू आ गया। आईक्यू क्या हो गया, आईक्यू हो गया इंटेलिजेंसी क्वोशेंट, और ईक्यू क्या हो गया, इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं, वही चीज लिखेगा, कुछ नया चीज नहीं लिखेगा। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इंटेलिजेंसी को डिफाइन किया है, इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस का प्रॉफिटेबल यूज बना ले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंसी। देखिए जैसे इसको ऐसे समझिए, छोटा बच्चा है, वो आग के पास जाएगा, चला जाएगा, जब उसका हाथ जल जाएगा ना, तब अब वो क्या होगा, अब अगली बार वो नहीं जाएगा आग के पास। तो इसका मतलब क्या है, वो इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए बोला जाता है ना, कोई भी बच्चा, कोई भी ह्यूमन माँ के पेट से इंटेलिजेंट होके नहीं निकलता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में कैसे यूज किया, दैट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंसी। ठीक है, आइए कुछ चीज हेरिडिटी आता है, ठीक है, बट वो उतना मैटर नहीं करता है, मेहनत से सब कुछ हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आप लोग का लगभग हो गया है हेरिडिटी पे। देखिए आईक्यू, आईक्यू के बारे में भी बताया है, हमको लगा कि नहीं बताया होगा, तो आईक्यू के बारे में हम आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सा। जब यही बता रहा है तो हम ही बता देते हैं कि आईक्यू क्या है, आप लोग को पढ़ना है। चलिए आइए आईक्यू के बारे में बता देते हैं, आईक्यू क्या है। देखिए किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंसी क्वोशेंट कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो इंटेलिजेंसी क्वोशेंट प्राप्त करने के लिए हमको उस पर्सन का 2 चाहिए, पहला मेंटल एज और दूसरा क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या हुआ, वो अभी उसका उम्र कितना है, 40 वर्ष का है। मेंटल एज क्या हुआ कि अभी उसका मेंटल एबिलिटी कितना है। अगर वो जोड़ घटाव गुना भाग नहीं सॉल्व कर रहा है और उसका उम्र है 30, तो उसका मेंटल एज क्या हो जाएगा, बहुत कम, और क्रोनिकल एज क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो निश्चित रूप से हम लोग बोल सकते हैं मोर द CA लेस विल बी IQ, मोर द MA लेस विल बी IQ।
मोर विल बी IQ, यानी मेंटल एज किसी व्यक्ति का कितना ज्यादा होगा उसका IQ उतना ज्यादा होगा। अब इसको आप लोग आम बोलचाल के भाषा में, कोई बच्चा 6th क्लास में है, अगर वो 10th का क्वेश्चन बना रहा है तो आप लोग क्या बोलिएगा, तेज है कि नहीं? तो तेज है तो निश्चित रूप से उसका IQ ज्यादा होगा। तो उसीलिए बोला गया क्या कि मेंटल एज ऑफ इंडिविजुअल। तो वहां मेंटल एज तो उसका क्या है, 17 साल वाला है, लेकिन क्रोनिकल एज उसका कितना है, मात्र वो अभी 12 साल का ही है, तो 5 साल ज्यादा है ना, तो निश्चित रूप से उसका IQ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी का IQ 20 से कम हो तो उसको बोलते हैं बेवकूफ, मूर्ख नहीं बोलते हैं, इडियट। मूर्ख और बेवकूफ में अंतर है, ठीक है। मूर्ख आदमी वो हुआ ना कि जो किसी चीज को नहीं जानता है कि कैसे करें, और बेवकूफ वो हुआ ना जिसको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब इडियट होना ना एक तरह से डिसऑर्डर है, बीमारी है इडियट होना। कोई आदमी मूर्ख है तो उसको पढ़ा लिखा कि आप लोग उसको ठीक कर सकते हो, फुलिश आदमी को इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, बट किसी इडियट को इंटेलिजेंट नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप कहीं भी अच्छे घरों में देखिएगा तो वहाँ बच्चा को कभी इडियट नहीं बोलाया जाता है, क्योंकि एक तरह का ये मेंटल डिसऑर्डर है। 20 से कम IQ मतलब दिक्कत है, ठीक है बच्चों। 20 से 70 रहेगा तो इसको बोलेंगे फीबल माइंडेड, मतलब कमजोर दिमाग का है। 70 से 90 हो तो डल बोलेंगे, 90 से 110 को एवरेज बोलेंगे, ठीक है। 110 से 120 सुपीरियर। आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, 90 से 110 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100। और देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 100 कब आएगा, जब ये एज और ये एज दोनों जब इक्वल हो जाएगा, तभी ना यहाँ पे IQ 100 आएगा। जब देखिए ये 1 तभी ना ये 1 होगा, तो 1 × 100 तभी तो 100 आ पाएगा ना, जब मेंटल एज और क्रोनिकल एज दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी 5th क्लास में है और 5th क्लास का क्वेश्चन बना रहा है, तो 5/5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 × 100 आ जाएगा, यानी दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि इसका IQ क्या है, एवरेज है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज। और अब ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस तरह से उसको सुपीरियर बोलेंगे, वेरी सुपीरियर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज आपको जानना चाहिए। अब देखिए 200 से ऊपर हो तो सुपर जीनियस बोलेंगे, 140 से 200 हो तो जीनियस हो, 100। अब आप लोग को क्या लगता है आइंस्टीन कैसा था, इसमें से किस कैटेगरी में आइंस्टीन को आना चाहिए था, कितना होगा उसका, आप लोग गेस कीजिएगा और गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कोई वैसा आदमी खोजिएगा जो इस दोनों में आ सकता है, ठीक है। अब गूगल पे सर्च करना है, आपको कुछ करना थोड़ी है कि IQ ऑफ आइंस्टीन, और आप लोग जान के हैरान हो जाइएगा, ठीक है। तो सब मेहनत से होता है बच्चों, मेहनत से ही सब कुछ होता है और दूसरा कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पर्सनालिटी मीनिंग टाइप, ये कुछ है नहीं तो ठीक है। अब हमको लगता है कि इतना काफ़ी है कल के एग्ज़ाम के लिए। कल का एग्ज़ाम अब आप लोगों का काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। हाँ, एक और टर्म है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन क्या हुआ, अगर किसी भी व्यक्ति या समूह को आप इनिशिएट कर रहे हैं कोई पर्पसफुल काम करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मोटिवेशन इज द इनिशिएशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर पार्टिकुलर एक्शन पर्पसफुली इज नोन एज मोटिवेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो मैं फिर पूरा आप लोग को बताने लगा कि अच्छा पढ़िएगा तो क्या फायदा होगा, खराब से पढ़िएगा तो क्या फायदा होगा, और ये करने से आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए। तो अब ध्यान देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, आपको इनिशिएट किया किसी एक पर्पस के लिए। मेरा पर्पस क्या था कि ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और किसको मैं इनिशिएट किया, ग्रुप ऑफ पीपल को। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटिवेशन, ठीक है। लीडर होते हैं वो मोटिवेशन में अच्छे होते हैं, तो लीडर का क्वालिटी, एक क्वालिटी ये भी होना चाहिए कि ही शुड बी गुड मोटिवेटर। तो इस तरह आप लोग अपने पर्सनल अनुभव से लिख सकते हैं, ठीक है। कल के एग्जाम में कुछ डरना वरना नहीं है। कल के एग्जाम में एक ही बात ध्यान रखना है कि जो भी हमसे पूछा जाएगा ना वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कल का एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा होपफुली। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बता दिया, इतना से बहुत अच्छे से जाएगा। कोई चीज़ रटना नहीं है, कोई चीज़ याद नहीं करना, बस दिमाग खोल के रखना है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण परिवेश के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।